नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के लिए JCRT द्वारा जारी किए गए टर्म 2 एग्जाम के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में सीधे उठ के आएंगे। कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40, समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट। इस बार अधिकतर क्वेश्चन आपको मॉडल सेट से ही देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है कि कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 19। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक रहेगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जहां से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान जो है आपका 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक रहेगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जहां से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। अधिकतम 50 शब्द में आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जहां से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो चलिए एक एक करके सभी का उत्तर देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जर्मन संसद का क्या नाम था। देखो, जर्मन संसद का नाम था राइक्सटैग, ये आपको याद रखना है, राइक्सटैग। नेक्स्ट आपके सामने कि वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है। ठीक है, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें। निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें। तो आपको लिख देना है बेरोजगारी और बाल मजदूरी। ठीक है, बेरोजगारी लिखना है और बाल मजदूरी आपको लिख देना है। नेक्स्ट आपके सामने कि सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। देखो, अनाज की कमी वाले इलाकों तथा समाज के निर्धन व्यक्तियों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण करने के लिए सरकार द्वारा बफर स्टॉक का निर्माण किया जाता है। सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। आपको लिखना है कि अनाज की कमी वाले इलाकों तथा समाज के निर्धन व्यक्तियों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण करने के लिए सरकार द्वारा बफर स्टॉक का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार से आप क्या समझते हैं। आपको लिखना है कि अधिकार लोगों के वे उचित दावे हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और जिन्हें अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मतदाता सूची क्या है। मतदाता सूची क्या है, वोटर लिस्ट क्या है। मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची, ठीक है, जिनकी आयु 18 वर्ष हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपको लिखना है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है भारत के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। तो आपको लिखना है जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारण। पहला लिखना है वर्साई की अपमानजनक संधि। जर्मनी के कई उपनिवेशों, जहाजी बेड़ों, सैन्य दलों को इस संधि के अधीन लगभग समाप्त कर दिया गया। इस संधि के प्रावधान कठोर एवं अपमानजनक थे, अतः लोगों ने नाजीवाद में अपने भावों की अभिव्यक्ति पाई। 1929 का आर्थिक संकट। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है 1929 का आर्थिक संकट। 1929 ईस्वी में यूरोप आर्थिक संकट की चपेट में आ गया। जर्मन भी इससे अछूता नहीं रह पाया। यह असंख्य सैनिक व श्रमिक बेकार हो गए। भुखमरी की नौबत आ गई। जर्मन गणतंत्र व वहाँ की सरकार इन समस्याओं को हल करने में असमर्थ रही, अतः मध्य श्रेणी और छोटी श्रेणी के लोग व्यापारी, कारीगर, श्रमिक, किसान आदि सभी नाजीवाद के प्रति आकृष्ट हुए। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है यहूदी जाति के लिए घृणा। हिटलर जर्मनी से यहूदी लोगों का बिल्कुल निष्कासन करने के पक्ष में था, क्योंकि वे ही जर्मनी के आर्थिक कष्टों का कारण समझे जाते थे। ठीक है, संपूर्ण जर्मन लोगों की भावनाएं हिटलर को अपने अभियान में सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुई। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट लिखना है एकता का भाव। समाजवादी और साम्यवादी दल के नेताओं में एकता का भाव ने भी नाजीवाद को प्रोत्साहन किया। नेक्स्ट है
बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो आपको लिखना है जब अंग्रेजों ने वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया तो बस्तर के वन निवासियों के लिए जीना हराम हो गया। अब ये वनों से लकड़ी नहीं काट सकते थे, वे अनेक वन उत्पादों से भी वंचित हो गए जिन्हें बेचकर वे अपना निर्वाह कर लेते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है वे वन्य भागों में घुमंतू खेती करके अपना पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर लेते थे। अब ये इससे भी महरूम हो गए, ऐसे में उनके भूखों मरने की नौबत आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है एक तो वे अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों से तंग आ चुके थे और दूसरे वे ब्रिटिश अधिकारियों को तोहफे देते देते तथा बेगार में उनकी नौकरी करते करते जो है परेशान भी हो चुके थे। ठीक है, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट लिखना है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है? देखो, निर्धनता रेखा का अनुमान लगाने की दो विधियां हैं, आय विधि और उपभोग विधि। ठीक है, दो विधि है। आपको लिखना है भारत में निर्धनता रेखा का अनुमान उपभोग व्यय विधि से किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत पहले यह निश्चित किया जाता है कि एक व्यक्ति को कम से कम आवश्यकता कितने खाद्य पदार्थों की है। फिर यह अनुमान लगाया जाता है कि उन खाद्य पदार्थों के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है। तीसरे यह अनुमान लगाया जाता है कि उतने पैसे कितने व्यक्तियों के पास नहीं है। ऐसे सभी व्यक्ति निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं जिनके पास उपभोग की आवश्यक वस्तुओं को जुटाने के लिए साधन नहीं है। बहुत ही आसान सवाल है, इसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट लिख देना है आपको कि भारत में निर्धारित न्यूनतम कैलोरी की मात्रा के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कोई व्यक्ति निर्धन है या वह व्यक्ति जिसके पास इतनी राशि उपलब्ध नहीं है कि वह उतनी वस्तुएं खरीद सके जिसके उपभोग करने पर उसको निर्धारित न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता उपलब्ध हो, निर्धन कहलाता है। ठीक है, निर्धन रेखा के नीचे आता है। देखो, भारत में निर्धन रेखा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन की मात्रा निर्धारित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने प्रश्न संख्या 11 को ध्यान से देखिएगा कि भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है? देखो, भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम आर्थिक समर्पित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है और खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है? देखो, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार, पहला पॉइंट लिखना है आपको कि लोकतांत्रिक चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का समान मान्यता होनी चाहिए। दूसरा लिखना है कि चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल या उनके उम्मीदवार स्वतंत्र होने चाहिए, उन्हें मतदाताओं को कुछ विकल्प भी देने चाहिए। नेक्स्ट लिखना है चुनाव या तो निर्धारित समय पर होनी चाहिए या फिर परिस्थितियों के अनुकूल। नेक्स्ट लिखना है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए जिससे जनता बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के अपने प्रतिनिधि चुन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं? संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं? आपको लिखना है यह अधिकार एक अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो। जब हम इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? देखो, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित जो है कारक है। पहला है अक्षांश, दूसरा है ऊंचाई यानी कि तुंगता, वायुदाब, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। अक्षांश,
तुंगता, वायुदाब, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण, ये जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। देखो, अनेक कारणों से युद्ध के दौरान वनों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विशेषकर निम्नलिखित कारणों की विशेष भूमिका रहती है। देखिए, पहला है कि आधुनिक युग में आक्रमण से बचने के लिए सैनिक लोग खुले स्थान छोड़कर वनों की छत्रछाया में आ जाते हैं ताकि उन पर कोई हवाई हमला न कर सके। एक तो वनों को बर्बाद कर देते हैं और बाकी बची खुची कसर शत्रु पक्ष के लोग पूरा कर देते हैं। जब अपने विरोधियों को ढूंढते ढूंढते वे वनों में घुस आते हैं, हर छिपने वाले स्थान को मिटाने के लिए वे अंधाधुंध वृक्षों को काट देते हैं, जला देते हैं। वैसे में वनों का कुछ बचता नहीं। युद्ध में व्यस्त हो जाने के कारण बहुत से देशों का ध्यान वनों का सुव्यवस्थित ढंग से विकास करने के कार्यों से हट जाता है। परिणामस्वरूप बहुत से वन लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। युद्ध से संबंधित विभिन्न कार्यों की पूर्ति के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काट दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप थोड़े ही समय में हरे भरे वन गायब हो जाते हैं। कई बार देश की अपनी सरकारें जब देखती है कि उनके वनों पर शत्रु का अधिकार हो जाएगा तो वे स्वयं वनों का काटना शुरू कर देती है और इस प्रकार भी वनों का नामोनिशान तक मिट जाता है। ऐसे ही दूसरे विश्व युद्ध में इंडोनेशिया में हुआ। जब वहां जापानी अधिकार की संभावना बढ़ गई तो वहां की डच सरकार ने स्वयं अपने वनों को काट डाला। ठीक है, एक एग्जाम्पल है देश का। नेक्स्ट है कि वन अधिकारों और सरकार को युद्ध में फंसा देखकर बहुत बार वनों के आसपास रहने वाले लोग वनों को काटना शुरू कर देते हैं ताकि एक तो उनकी लकड़ी से आमदनी हो जाए और दूसरी उनकी खेती करने वाली भूमि का दायरा बढ़ जाए। विशेषकर जिन लोगों को पहले वनों से बाहर निकाला गया था वे फिर से वनों को अपने अधिकार में ले लेते हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन करें। आपको लिखना है निर्धनता के उन्मूलन की सरकार की वर्तमान रणनीति। देखो, निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। उनमें से कुछ का वर्णन निम्नलिखित है, जैसा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। यह अधिनियम सितंबर 2005 को पारित किया गया था। इसे 2 फरवरी 2006 जिलों में लागू किया गया था। इसमें 20 गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी परिवार को 15 दिन के अंदर नौकरी नहीं दी जाती तो वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम। यह कार्यक्रम देश के सबसे अधिक पिछड़े 150 गांवों में 2004 में लागू किया गया था। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी लोगों के लिए थी जो शारीरिक कार्य मजदूरी पर करना चाहते हैं। जब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तब उसमें इस कार्यक्रम का समावेश कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। देखो, यह योजना जो है 1993 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना। यह कार्यक्रम शिक्षित युवकों को छोटे व्यवसाय तथा उद्योगों को स्थापित करने में सहायक करेगा। इस तरह से आप जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। नेक्स्ट है कि भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। देखो, भारत में चुनाव आयोग की जो भूमिका है, पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि आयोग संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाता है। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है एवं निर्देशन करता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के लिए विभिन्न दलों का मान्यता प्रदान की जाती है। यह राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को जिन्हें किसी भी दल का समर्थन प्राप्त नहीं है निर्वाचन चिन्ह आवंटित करता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव निश्चित करने के लिए आयोग कई कदम उठाता है। संवेदनशील प्रखंडों एवं निर्वाचन क्षेत्रों को केंद्रीय प्रेक्षक नियुक्त करता है। निर्वाचन आयोग को आचार संहिता कार्यान्वित करने का तथा उनका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों तथा दलों को दंड देने का भी अधिकार प्राप्त है। चुनाव की अवधि निर्वाचन आयोग सरकार को कुछ निर्देश भी देता है कि जिलाधीश अथवा पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण। चुनाव कार्यों में लगे सरकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं, न कि सरकार की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। देखो भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताएं हैं। भारत में पवन विमुख ढालों, वृष्टि छाया क्षेत्रों, थार जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों को छोड़कर से सभी स्थानों में पर्याप्त मानसूनी वर्षा होती है। इस ऋतु के आरंभ में पश्चिमी घाटों की पवनाभिमुख ढालें भारी वर्षा प्राप्त करती है, अर्थात 250 सेंटीमीटर से भी अधिक। वृष्टि छाया क्षेत्र, दक्कनी पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी स्वल्प वर्षा होती है। देश के उत्तर पश्चिम भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसे मसिनरम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र मसिनरम। भारत का मानसून विराम लेता है, वर्षाहीन अवकाश के साथ रुकता है। वर्षा के स्थानिक वितरण का अवधारण करने वाली मानसूनी द्रोणी के कारण ही ऐसा होता है। उष्णकटिबंधीय दाब की बारंबारता और गहनता तीव्रता के कारण भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और दिशा बदलती रहती है। उत्तरी मैदानों के ऊपर मानसूनी द्रोणी का बनना वहां अक्टूबर नवंबर माह में भारी वर्षा का कारण। उत्तरी मैदानों के ऊपरी मानसूनी द्रोणी का बनना वहां अक्टूबर नवंबर माह में भारी वर्षा का कारण, जबकि इस दौरान सामान्यतः शीतकालीन शुष्क मौसम की दशाएं बनती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका एक मानचित्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि यहाँ पर है कि भारत के मानचित्र पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को छायांकित करें। एक मानचित्र रहेगा जहाँ पर आपको दिखाना है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है, देखो इस क्षेत्र को देख पा रहे हो आप। इस क्षेत्र को यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, इन तीन क्षेत्र जो है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 100 और 100 से 20, ये पूछा है आपको। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक मानचित्र। यहाँ पर देखो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र ये है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला तीन जगह आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इंडिया के अंदर ये देख सकते हो, ये देख सकते हो और ये देख सकते हो। ठीक है, आपको एरो लगा करके ऐसा लिख देना है, ऐसा लिख देना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये थे मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।